गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मूल अधिकारों का अंतिम इस वीडियो में मूल अधिकारों का समापन कर दिया जाएगा। क्योंकि अनुच्छेद 32 जो है अधिकारों का अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकारों का अधिकार कहा गया है। इस अनुच्छेद 32(2) के तहत 5 प्रकार की रिट्स जारी करी गई हैं। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि मूल अधिकारों का अगर अनुच्छेद 32 नहीं होता तो मूल अधिकारों की संरक्षण की जो गारंटी प्रदान करी गई है, या अनुच्छेद 32 को एक मूल अधिकारों की आत्मा कहा गया है। और इनके मूल अधिकारों के जो क्रियान्वयन के लिए ये अनुच्छेद 32 बहुत ज़रूरी है। इसके क्रियान्वयन के लिए 5 प्रकार की रिट्स जो हैं वो यहाँ बताई गई हैं। पहली जो रिट है उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिट्स हैं। ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप दोनों ही प्रकार के सवालों में आपके क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। पहले हम देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश किया जाए। ये संबंधित पुलिस अधिकारी को जारी होती है। हम इसमें देखते हैं, इसके द्वारा न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को यह आदेश देता है कि बंदीकर्ता व्यक्ति यहाँ पुलिस अधिकारी से संबंधित है, उसको न्यायालय आदेश दे सकता है कि उक्त व्यक्ति को जिसको आपने बंदी बनाया है को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे न्यायालय ये विचार विमर्श कर सके कि बंदीकरण जो बंदी बनाया गया व्यक्ति है उसका आधार उचित है या अनुचित है। अगर उसका आधार बंदीकरण विधि सम्मत नहीं हो तो संबंधित व्यक्ति को अर्थात बंदी को मुक्त करने का आदेश उसको दे सकते हैं। बंदीकरण का मतलब होता है व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करें। व्यक्ति को सशरीर मतलब उसका एवजी नहीं आएगा, व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना होगा उसके अंदर। इस बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्ति को सशरीर मतलब खुद व्यक्ति जिसको बंदी बनाया गया है उसको विदिन 24 आवर्स के अंदर न्यायालय के समक्ष या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। इस बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इसमें अनुच्छेद जो 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल भाव निहित है। अनुच्छेद 21 का जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार हमें मिला हुआ है, इस बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर उसका मूल भाव यानी जीवन जीने का अधिकार हमें है। अर्थात मैंने अपराध कर दिया, ठीक है, तो लेकिन मुझे 24 घंटे के अंदर पुलिस कस्टडी से के जुडिशियल कस्टडी के अंदर भेजना जरूरी होगा। ये पुलिस अधिकारी को जारी की जाती है। दूसरी जो रिट है उसको परमादेश कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मैं आदेश देता हूँ या हम आदेश देते हैं। अगर कोई सार्वजनिक अधिकारी या निकाय अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन नहीं करे तो उस व्यक्ति को या उस संस्था को कर्तव्य पालन का आदेश देने के लिए यह लेख जारी किया जाता है। ये जो रिट होती है वो न्यायालय के विवेक अधीन होती है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी लोक अधिकारी या सरकारी अधिकारी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह उस कार्य को करे जिस कार्य को करने के लिए उसे बाध्य किया गया है या उसे असाइन किया गया है। अर्थात जो उसका कार्य है वो कार्य करे और उस कार्य करने से उसने इनकार कर दिया हो। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि कोई सरकारी अधिकारी है, उसका जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य था लेकिन उसने जाति प्रमाण पत्र बनाने से मना कर दिया, तो परमादेश रिट के माध्यम से हम ये कह सकते हैं या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को ये कह सकता है कि आपको ये कार्य सरकार की तरफ से मिला हुआ था, तो आप अपने कर्तव्य का पालन करें, हम ऐसा आदेश देते हैं। परमादेश का शाब्दिक अर्थ हुआ हम आदेश देते हैं। इसके बाद में तीसरा आता है प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ये दोनों लगभग एक जैसी हैं लेकिन दोनों में अंतर है। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है मना करना या रोकना। यह आदेश अधीनस्थ न्यायालयों को अपने न्याय क्षेत्र के बाहर कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। इसमें यह किसी भी न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। मतलब आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, जहाँ तक आपका अधिकार क्षेत्र है वहाँ तक आप कार्य करें, और उसके आगे अगर आप कार्य करते हैं तो आपको वो कार्य करने के लिए मना किया जा सकता है।
इसके आगे आता है उत्प्रेषण। यह लेख जो होता है उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को क्षेत्राधिकार से बाहर के मामलों को रुकवाकर सुनवाई के लिए अपने पास मंगवाने की एक प्रक्रिया है। उत्प्रेषण मतलब ऊपर मंगवाना, उत्प्रेषण मतलब हुआ ऊपर मंगवाना। अब हम आपको एक बताते हैं कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण में एक अंतर होता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही चल रही हो, और इस प्रतिषेध जो रिट होती है इसका मुख्य उद्देश्य होता है कार्यवाही को रोकना। जबकि उत्प्रेषण जो रिट होती है कार्यवाही समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है। अर्थात प्रतिषेध जो होती है, जो कार्यवाही चल रही होती है तब उसको मना किया जाता है कि आप ये कार्य नहीं करेंगे, और उत्प्रेषण में निर्णय देने के लिए अपने पास मंगवाई जाती है। अंतिम और जो आखिरी है रिट है उसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि आपका क्या प्राधिकार है, आपका क्या प्राधिकार है या आपका क्या अधिकार है, अर्थात आप किस अधिकार के तहत ऐसा कर रहे हैं। शाब्दिक अर्थ हो गया आपका क्या अधिकार है या आप किस अधिकार के तहत ऐसा कर रहे हैं। अवैधानिक रूप से अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर आसीन हो जाए तो उसके विरुद्ध ये रिट जारी की जाती है। अर्थात अनाधिकृत व्यक्ति को पद से हटाने के लिए ये लेख या रिट जारी की जाती है। अब हम चूँकि 5 प्रकार की रिट हैं, इनके बारे में अपने अध्ययन कर लिया। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी 2 चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक तो होती है PIL और दूसरी होती है जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म अर्थात PIL का मतलब हो जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। इसके अंदर पहले क्या होता था, 1985 के पहले जनहित याचिका का जनक भारत के संविधान में या भारतीय न्यायपालिका के क्षेत्र में न्यायाधीश PN भगवती को जाता है। जनहित याचिका को न्यायपालिका में जो श्रेय दिया गया है वो जस्टिस PN भगवती को जाता है। अर्थात PN भगवती को जनहित याचिका का भारत के संदर्भ में जनक कहा जाता है। इन्होंने 1985 के आसपास, पहले क्या होता था कि जिस व्यक्ति को न्याय चाहिए वो व्यक्ति खुद ही जाकर न्यायालय की शरण में न्याय मांगता था, लेकिन अब मान लो संबंधित व्यक्ति अगर सक्षम नहीं है तो उसके एवज में कोई संस्था या कोई अन्य व्यक्ति उसके न्याय मांगने की गुहार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से कर सकता है। अर्थात जनहित याचिका एक ऐसी याचिका होती है जिसके माध्यम से पीड़ित व्यक्ति कोई अन्य व्यक्ति या संस्था की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाता है। जनहित याचिका की इस प्रणाली ने भारत में पूर्व प्रचलित यानी खुद व्यक्ति खुद करेगा उसका खंडन कर दिया, उसको बदल दिया। अब तो स्वतः ही संज्ञान के माध्यम से भी न्यायालय, जैसे मीडिया रिपोर्ट है, समाचार पत्र हैं, उनमें कोई समाचार पत्र छपे, सोशल साइट्स आदि को भी आधार बना करके कार्रवाई कर सकती है। इसके साथ साथ दूसरी जो बात है न्यायिक सक्रियता। चूँकि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, न्यायपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका न्याय देने का कार्य करती है। लेकिन जब कभी अगर न्यायपालिका को ये लगे कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अपने कार्यों से विमुख हो रही है, अर्थात व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को संबंधित कार्य करने चाहिए लेकिन वो कर नहीं रही है, तो ऐसे में न्यायपालिका स्वयं संज्ञान लेकर इन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को कार्य करने के लिए कह सकती है। अर्थात जब न्यायपालिका अपने परंपरागत न्यायिक भूमिका का अतिक्रमण कर विधायिका और न्यायिक सक्रियता, जो न्यायपालिका के द्वारा सक्रिय होकर कोई कार्य किया जाए, ऐसी स्थिति के अंदर जो न्यायिक सक्रियता है वो कार्य करती है। क्योंकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अपना कार्य नहीं कर रही होती है तो उनको कार्य करने के लिए ऐसा न्यायपालिका कह सकती है। इसको न्यायिक सक्रियता कहते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब आपका मूल अधिकार वाला चैप्टर कंप्लीट है। थैंक यू।